हेलो यू ऑल, वेलकम टू स्किल बुक वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है मास, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है, साइंस का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज में। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस किया था लास्ट। आज हम मास, वेट एंड डेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं। मास, वेट एंड डेंसिटी के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद थोड़ा मैं डिफरेंस नाप लेंगे इन तीनों में क्या रहता है, और फिर इनके न्यूमेरिकल्स और चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास क्या होता है। ठीक है, मास की अगर डेफिनेशन की हम बात करें कि मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, कि कितना मैटर उस बॉडी के अंदर है। जैसे इस बोर्ड के अंदर कितना मैटर है, इस वॉल के अंदर कितना मैटर है। जितना ज्यादा मैटर होगा उतनी ज्यादा उसका मास होगा। अब मैटर समझ नहीं आ रहा तो एक वर्ड और दूसरा यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, सब्सटेंस वर्ड यूज कर लो, या इसको भी और थोड़ा तोड़ लेंगे तो हम पार्टिकल वर्ड यूज कर लेते हैं। कितने पार्टिकल्स उसके अंदर हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, आयरन मिलता है, सोडियम मिलता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा ये हमें मिलते रहेंगे उतना हमारा मास बढ़ता रहेगा। जितने ज्यादा हमारी बॉडी से निकलते रहेंगे उतना हमारा मास कम होता रहेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। बॉडी क्या मतलब? बॉडी का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन ही होगा वो। बॉडी किसी भी चीज को कैसे, जैसे इस बोर्ड इज ऑल्सो अ बॉडी, दिस वॉल इज ऑल्सो अ बॉडी। ठीक है, दिस पेन इज ऑल्सो अ बॉडी। इसके अंदर कितना मैटर है वो इसका मास होगा। अब मास को हम नापते किस तरीके से? मास को हम मेजर करते हैं, मतलब उसकी यूनिट हमने पहले भी पढ़ी थी। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर आता था हमारा मास। मास की यूनिट रहती थी केजी, किलोग्राम। ठीक है, केजी, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो मास के बारे में थोड़ा सा ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेट क्या होता है। वेट, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारी है धरती, अर्थ। ठीक है, मास का लेना देना किसी से नहीं है, लेकिन वेट का लेना किसी से है। अगर कोई और बंदा है, कोई और चीज है अगर, तभी वेट का अस्तित्व है, वरना वेट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक तुमने टर्म सुना होगा वेटलेसनेस, है ना, उसके बारे में भी बात कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, तो मान लेते हैं अर्थ है और यहाँ पे कोई एक बॉडी है। ठीक है, इसका मास है 50 किलोग्राम। ठीक है, मास की बात कर रहे हैं। मास कितना है? 50 किलोग्राम। मास को हम नापेंगे कैसे? वो तराजू देखा है तो तराजू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे कुछ हमारा वेट, यहाँ पे जिसका मास नापना है, दो जितने बराबर आएगा उसके हिसाब से मास को हम ये फिजिकल बैलेंस से नाप सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना तराजू होता है ना, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं हम। ठीक है, तो वहां से हम नाप लेंगे। तो मान लेते हैं इस बॉडी का मास है 50 किलोग्राम। ठीक है, अब इस बॉडी को अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है वो इसका वेट होगा। ठीक है, तो मतलब वेट क्या हुआ? वेट एक फोर्स हुआ। किस पे? इस मास पे। इस मास पे कितना फोर्स है वो इसका वेट हुआ। अब आपको पता होगा कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माँ के बराबर, है ना, फोर्स इक्वल्स टू माँ। इसके अंदर ये होता था मास और ये होता था एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर किसी चीज पे फोर्स निकालना है तो इन दो लोगों की जरूरत हमें होगी। तो पहला तो हमारे पास है मास, हमारे पास 50 है। अगर हमें कहीं ना कहीं से ए पता चल जाए, यानी कि एक्सेलरेशन, कि ये कितनी तेजी से इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो मैं इसका फोर्स निकाल लूंगा, है ना। तो जो धरती माता है हमारी, धरती माता सबको समान रूप से ही खींचती है, सेम एक्सेलरेशन से खींचती है। वो एक्सेलरेशन रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। यूनिट्स में हमने थोड़ा सा पढ़ा था एक्सेलरेशन की यूनिट कैसे निकालेंगे। तो 9.8 इज द वैल्यू जिससे वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ एक्सेलरेट कराती है। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे? मास इज 50 इंटू 9.8, तो जो नंबर निकल के आएगा फोर्स मास इंटू 9.8, क्योंकि धरती माता जो है वो सबको समान रूप से खींचती है, जिसकी वैल्यू रहती है 9.8। तो 50 इंटू 9.8
तो हमारी कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी 490। तो 490 इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अभी बात हुई थी कि वेट क्या है, फोर्स ऑन दैट मास। डेफिनेशन नहीं है, बस समझने की तरफ से क्या है, उस मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो ही उसका वेट है, भार है, ठीक है। तो 490 क्या हो गया इसका वेट, तो फोर्स इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू 490। इसका मास कितना था 50। थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है कि जिसका मास 50 है उसका वेट 490 है। इसकी यूनिट की बात नहीं हुई अभी। अब ये फोर्स है, तो फोर्स के बारे में आपको पता है कि फोर्स को किस में नापते थे हम, न्यूटन में। तो इसको भी हम किस में नापेंगे, न्यूटन में। तो वेट इक्वल्स टू 490 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ आ रहा है कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। मास कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेट किस पे डिपेंड करेगा कि कौन उसे खींच रहा है। और हम सारे लोग जो हैं उसे सिर्फ धरती माता खींच रही है, और धरती माता सबको 9.8 की एक्सेलरेशन से खींचती है। तो बार बार मुझे अपने मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करके मेरा वेट निकलता आता रहेगा। इन केस मान लेते हैं कि धरती माता की जगह कोई और खींच रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरी चीज हमें खींच रही है, मान लेते हैं हमें खींच रहा है प्लूटो, ठीक है। पता नहीं खींच सकता है नहीं खींच सकता, वो हमें नहीं पता, पर मान लेते खींच रहा है। तो मान लेते हैं ये हमें खींच रहा है एक्सेलरेशन 2 से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ। अब मैं आ गया भाई प्लूटो पे, मेरा मास कितना था 50, क्योंकि मेरे पास कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ी निकाला मेरी बॉडी से, तो मेरा मास कैसे बदलेगा, मैं ही चल के गया हूं ना प्लूटो, तो मैं तो वही रहूंगा, तो मेरा मास तो वही रहेगा। अरे बात समझ। तो 50 था, लेकिन अब मुझे खींचने वाला बदल गया है। पहले मुझे अर्थ खींच रही थी, धरती खींच रही थी, अब मुझे प्लूटो खींच रहा है। मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से खींच रहा है। तो अब मैं अपने ऊपर फोर्स निकालने जाऊं तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर से 50 इंटू 2 यानी कि 100। तो अब मेरे पे कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। पहले मुझ पे फोर्स लग रहा था 490 न्यूटन का। मतलब अगर खींचने वाला बदलता है तो फोर्स भी बदलता है, ठीक है। अगर फोर्स बदलता है तो वेट भी बदलता है, क्योंकि फोर्स ही तो है वेट, ठीक है। तो अर्थ पे मेरा वेट देखो कितना था 490, बहुत ज्यादा ही है, ठीक है। और वही मैं चीज प्लूटो पे 100 किलो का हूं, ठीक है। तो कुछ जो मोटे लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं मोटा नहीं हूं, मैं गलत प्लेनेट पे हूं, आई एम जस्ट ऑन द रॉन्ग प्लेनेट, ठीक है। तो यही रीजन रहता है, खींचने वाले लोग बदल जा रहे हैं इस वजह से। तो मास और वेट में डिफरेंस समझ आ रहा है, ओके, ठीक है। तो मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस समझा। कोई डाउट है तो इनकेस आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, हम दोबारा एक और लेक्चर कर लेंगे, ठीक है। तो मास को हम नापते हैं, तो ठीक है, मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, ठीक है। अब हमने देखा था कि जब हम अर्थ पे थे और प्लूटो पे थे, दोनों पे ही मास 50 था, यानी कि मास चेंज नहीं होता है जब तक आप उसके अंदर के पार्टिकल ना निकाल दो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो मास इज फिक्स्ड। एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। दो चीजें हो गई। और चीज क्या लगी हमारे पास कि किससे इसको नाप सकते हैं हम, तो इसको नाप सकते हैं फिजिकल बैलेंस से। फिजिकल बैलेंस जो वहां पे तराजू लेके बैठे हैं सब्जी वाले, वही है फिजिकल बैलेंस, ठीक है। इधर एक बट्टा रख लेते हैं 1 किलो 2 किलो का, इधर हमारा जो भी हमें लेना है फल फ्रूट सब्जी वब्जी, तो वो फिजिकल बैलेंस हो गया, ठीक है। कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, फिजिकल बैलेंस से नाप सकते हैं, यूनिट इसकी लिख ली। और एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पे स्केलर, कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या चीज होती है, ठीक है। जो क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती है उसे हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। मतलब आप यहां उस चीज को नापो, या मेरे घर जाके नापो, या अपने घर जाके नापो, या कहीं भी जाके नापो, वो वैसी ही रहने वाली है। तो इस तरह की चीजें क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ी सी और भी एडवांस है, पर यहां तक के लिए हमारे लिए इतना ही ठीक है कि जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने देखा हम अर्थ पे ले गए, प्लूटो पे ले गए, मास हमारा वही था, तो दैट्स कॉल्ड स्केलर। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है वेक्टर, मतलब जिसको डायरेक्शन से फर्क पड़ता है।
जैसे कि वेट हमारी बात हुई, वेट उधर नापा तो कुछ और आ रहा था और अर्थ पे नापा तो कुछ और आ रहा था, तो वो हो गया हमारा वेक्टर। इसको अब नापेंगे किससे? इसको नापते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस देखा है, उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर नहीं देखा तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट नाप लेते हैं, वेट की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। ये हम थोड़ा सा डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कांस्टेंट फिक्स तो नहीं है, क्या लिखेंगे? वेरिएबल है। यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, कहीं और कुछ और वैल्यू है, तो वेरिएबल हो गया, या नॉन कांस्टेंट बोल सकते हैं हम इसको। अच्छा, यूनिट क्या रहेगी? फोर्स है तो न्यूटन, ठीक है। तो ये कुछ हमारा चार्ट सा बन गया, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट क्लियर है यहाँ तक के लिए, ठीक है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज देखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम यूज करते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम खड़े होते हैं फिजिकल बैलेंस पे और बोल देते हैं हमारा वेट इतना है। देखा है ना, हम फिजिकल बैलेंस पे खड़े होते हैं और बोलते हैं हमारा वेट इतना है। रीजन क्या रहता है उसके पीछे कि मतलब हम डे टू डे लाइफ में मास और वेट को एक ही जैसा ट्रीट करते हैं डेली लाइफ में, है ना। तो रीजन क्या है? देखो, रीजन कुछ नहीं है, हमें बार बार क्या दिख रहा है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, और फोर्स ही हमारा वेट है। इसको W से डिनोट कर लेंगे हम, ठीक है। तो और हमने भी बात कर ली कि जो हमारा मास है उसको बार बार 9.8 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये छोटी सी मेहनत बचाने के लिए कि हमें बार बार 9.8 से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, मास को ही वेट बता देते हैं। आ रही बात समझ? ठीक है, अब तो हम देखो क्या कर लेते हैं, हमें क्या निकालना है? फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं मेरा मास निकल के आया 100, अब हम 9.8 की वैल्यू को ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10। अर्थ पे भी कोई कोई जगह ऐसी है जहां पे वैल्यू 9.8 से 10 हो जाती है, जैसे हमारा पोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जी जो है, जी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। व्हाट इज जी हेयर? जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ के गुरुत्वाकर्षण की वजह से कोई चीज उसकी तरफ कितनी तेजी से खींची चली आ रही है, वो हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ज्यादातर रहता है 9.8, पर कोई कोई जगह अर्थ पे ऐसी भी है जहां पर वो वैल्यू हो जाती है 10, जैसे हमारी पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल सुना है ना, तो वहां पे जी की वैल्यू हो जाती है 10। तो मान लेते हैं हम 10 ले रहे हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 1000। तो फोर्स हमारा कितना है? 1000, मतलब वेट हमारा पे कितना है? 1000। आ रही वाली बात समझ में? फॉर एग्जांपल यही काम हम 10 ले लिया हमने, यानी कि कहां पे थे हम? पोल्स पे, ठीक है। अब हम आ गए अपने नॉर्मल इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर समझते हैं ना, हम धरती पे हैं पूरे प्रॉपर, पोल्स पे नहीं है, ठीक है। पोल्स भी धरती का ही पार्ट है, लेकिन हम इक्वेटर के आसपास है, ठीक है। तो मान लेते हैं अब हम 100 ही था हमारा मास, तो 9.8 वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो कितना हो जाएगा? 980। बात समझ आ रही है? अर्थ पे ही हमारा वेट देखो अलग अलग निकल के आ रहा है। मास 100 ही था और यहाँ पे 1000 आ रहा है, यहाँ पे 980 आ रहा है। यूनिट क्या रहेगी? यहाँ पे यूनिट गलत लिख दिया हमने, यूनिट रहेगी न्यूटन, यहाँ पे भी यूनिट रहेगी न्यूटन, बिकॉज फोर्स है, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? ये था पोल्स पे 1000 और ये था इक्वेटर पे 980, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या करते हैं कुछ लोग, डीलिंग इस तरह से कर लेते हैं, सोना यहाँ तौल के यहाँ बेच देते हैं, या फिर यहाँ तौल के यहाँ बेच देते हैं, पर उतनी लाइफ है नहीं वहां पे, तो ये इतना चल नहीं पा रहा। ना लोग पोल्स पे जाते, कोई चीज वहां तौलते और यहाँ आके बेच देते। इसलिए हम स्प्रिंग बैलेंस ज्यादा यूज करते हैं कि हम मास लेकर आए, वेट ना नाप कर आते हैं किसी का, ठीक है। अच्छा, तो डे टू डे लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? बार बार इस नंबर से ना मल्टीप्लाई करना पड़े, इसलिए ही मास को ही अपना वेट बता दे रहे हैं, वही उसको फोर्स बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें थोड़ी क्लियर हो रही है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है हम लिख लेंगे। इसकी यूनिट्स पे थोड़ी सी बात करना और बाकी है, कुछ इसमें डिफरेंस हमने कर लिया है, और डेंसिटी हम करेंगे आगे, क्वेश्चन इसके करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।